हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा वीडियो होने नहीं वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें से ज़्यादा टॉपिक जो है वो डिलीटेड है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आसान से चैप्टर है और हमें इम्पॉर्टेंट मार्क्स जो ये दिलवाने वाला चैप्टर है, इसको हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सबसे पहले तो मैटर तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जितने भी मैटर के जो टाइप्स हैं, मटेरियल हैं, जो डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सारे जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं, इनके बारे में पढ़ने वाला टॉपिक जो है वो डिलीट हो चुका है। तो इसके बारे में तो पढ़ना नहीं है। तो रहा बात अब केवल मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, तो मैग्नेटिज्म में भी 5-6 टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग कवर करते हुए इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो पहला टॉपिक जो होने वाला है हमारा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मिनट। तो देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है, तो पहले तो इसकी डिफिनीसन को हम लोग समझेंगे, फिर इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो डिफिनीसन क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द पाथ along which a unit north pole would tend to move if free to do so। देखिए, ये डिफिनीसन क्या कहना चाह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक पाथ है। उस पाथ पे क्या होगा, अगर कोई भी यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं उस डायरेक्शन में, तो वो मूव करेगा। मतलब नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। यहाँ से इस डिफिनीसन से क्या पता चल रहा है कि जो डायरेक्शन नॉर्थ पोल का होगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो इस डिफिनीसन के लिए हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं कि क्या होने वाला है कि द डायरेक्शन ऑफ north pole will be the direction of magnetic field lines। तो ये एक डिफिनीसन था कि जहाँ जो डायरेक्शन नॉर्थ पोल का होगा, नॉर्थ पोल के डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ पोल या कहीं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब उसके पास कोई साउथ पोल आ जाएगा। और रिपल्सिव प्रॉपर्टी यानी कोई भी अगर नॉर्थ पोल उसके पास आ जाए तो रिपल्सिव प्रॉपर्टी। तो अगर जो उसके डायरेक्शन में जो चेंजिंग होगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा एक डिफिनीसन। अब एक और डिफिनीसन आता है जो फराडे साहब ने दिया था। ठीक है, ये जैसे ये जो डिफिनीसन है ये सेम अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, तो वहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया था। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। तो अगर कंपेयर करें तो ये चीज़ हमें क्लियर होंगी कि जो पॉजिटिव चार्ज का काम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, सेम चीज़ मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल का काम वही हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उसमें वो चीज़ था, यहाँ पे नॉर्थ पोल वो काम कर रहा है जो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर रहा था। तो इसके लिए समझेंगे जब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तब इसको और थोड़ा क्लियर समझेंगे। लेकिन पहले इसका एक और डिफिनीसन हम लोग लिखेंगे, फिर इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताया जाएगा। तो ये रहा एक डिफिनीसन कि जो डायरेक्शन नॉर्थ पोल का होगा सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट डिफिनीसन हमारे फराडे साहब थे। अकॉर्डिंग टू फराडे साहब ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट जो है दिया है। तो अकॉर्डिंग टू फराडे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस या कर्व भी बोल सकते हैं, लाइन है या फिर कोई कर्व है, एट विच द टेंजेंट
at any point gives the direction of magnetic field यानी कि बी वेक्टर के बारे में बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस है, अकॉर्डिंग टू फैराडे ये वाला डिफिनीसन है, और ये डिफिनीसन जो है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करके बनाया है। ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो फैराडे साहब क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व है, और वो बताया जाएगा इमेजिनरी कर्व क्यों है। एट विच द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर वो इमेजिनरी कर्व है तो कर्व पे अगर किसी भी पॉइंट से टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करें तो वहाँ पे जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहाँ पे ख़त्म होता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज़ 2-3 प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जाएगा, फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, जिससे आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो पहली प्रॉपर्टी, पहले तो हम लोग जो है एक बार ऐसे हम लोग एक बार मैग्नेट क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लियर करेंगे कि हाँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट मतलब जो आर्टिफिशियली हम लोग अपने यूज के लिए बनाते हैं वो चीज़ें। तो देखिए प्रॉपर्टी, इसको समझ के हम लोग प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी बार मैग्नेट से आउटसाइड नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाती हैं, ठीक है। सेम यही चीज़ आउटसाइड क्या होंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पे जाएंगी। यही सेम चीज़ होने वाला है, नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ पोल पे जाएंगी, और यहाँ से मतलब एक नहीं अनेकों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो ये डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, और साउथ पोल में जा रही हैं यानी कि ऐसा होने वाला है। ये चीज़ है। अब देखिए ये तो आउटसाइड मैग्नेट का ये डायरेक्शन हुआ। अब देखिए इनसाइड क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ये जा रही हैं वही सेम जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चली जाती हैं। अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है इनका मूवमेंट होता है, ये ऐसे। अब देखिए अब इसी से हम लोग को क्या क्या क्लियरिटी मिल गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आउटसाइड द मैग्नेट मतलब मैग्नेट के बाहर the direction of magnetic field lines is आउटसाइड क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ से साउथ में देख रहे हैं आप लोग, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ने इसी में, अब देखिए आउटसाइड क्या है कि नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, और इनसाइड की बात करें, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द, एक मिनट रुकेंगे पेन को चेंज कर लेते हैं। तो इनसाइड द मैग्नेट क्या है, इनसाइड द मैग्नेट क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। ध्यान देंगे इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है। तो पहली प्रॉपर्टी ये चीज़ पता चल गई। अब इससे क्या क्लियरिटी होगा कि नॉर्थ पोल जो है आउटसाइड हमेशा निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ से नॉर्थ तक चली जाती हैं। अब देखिए अब क्लोज लूप का ये फॉर्मेशन हो रहा है। क्लोज लूप क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए क्लोज लूप कब बनता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, तो क्लोज लूप कब कहेंगे, जब इस पॉइंट से अगर कोई भी लाइन्स या फिर कोई भी कर्व निकल रहा है, अब वो कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी घूमते घूमते जो है इस पॉइंट पर अगर फिर से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन हुआ। क्लोज लूप केवल एक सर्कल को नहीं कहते हैं। क्लोज लूप जो है वो ऐसा एक मतलब एक ऐसा पॉइंट हम लोग उस क्लोज लूप में लें जिस पॉइंट पे अगर हम लोग अगर दोनों तरफ से देखना चाहें, जैसे अगर इस डायरेक्शन को देखें और इधर से डायरेक्शन को देखें, तो दोनों जो है दोनों डायरेक्शन से जो पॉइंट है वो मिलना चाहिए, तो वो क्लोज कर्व होगा। तो अभी देखिए यहाँ नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, साउथ तक आई, फिर साउथ से नॉर्थ तक जा रही हैं। मतलब अगर नॉर्थ पोल पे अगर हम लोग एक पॉइंट चूज करें तो क्या हो रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली फिर उसी पॉइंट पे आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप।
और देखिए क्लोज लूप है और कहीं भी जो है ब्रेकिंग नहीं हुई है, कहीं भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो है वो मतलब ब्रेक हो गई हैं। यहाँ पे देखिए एक तरह से नॉर्थ से निकल रही हैं तो टोटली साउथ तक गई, साउथ से फिर नॉर्थ तक। इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्टिन्यूअस भी हैं एंड कॉन्टिन्यूअस आल्सो, कॉन्टिन्यूअस लूप का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, सेम केस यहाँ पे भी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, अगर इंटरसेक्ट करेंगे, टेंजेंट खींचते हैं तो दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो कि रॉन्ग है। सेम यहीं पे वही चीज़ है कि अगर इंटरसेक्ट मान लीजिए अगर ऐसे कर दिया तो अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे तो ऐसे, और इस पॉइंट पे इस वाले के लिए खींचे तो ये डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन हो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक प्रॉपर्टीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी बॉडी के नॉर्मल मतलब सरफेस है, सरफेस पे नॉर्मली जाके गिरती थी, नॉर्मली इमेंट करती थी, टर्मिनेट करती थी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि ये नॉर्थ से अगर निकल रही है तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये निकलेंगे। तो लिखेंगे क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट यानी जहाँ से निकलती हैं दैट इज़ नॉर्थ पोल, एंड टर्मिनेट यानी जहाँ पे जाती हैं तो साउथ पोल, फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल आती हैं वो अलग बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट नॉर्मली टू बॉडी कहने का मतलब यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक जो भी बॉडी होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली यानी ये चीज़ें, तो ये चार सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने एकदम ध्यान से समझा होगा इसको। अब इसी से हम लोग दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल पहले समझेंगे क्या होता है, फिर उस पर डाइपोल मोमेंट हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है कि दो अनलाइक पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और ये किसी स्मॉल डिस्टेंस पे जो है रहते हैं, दूर रहते हैं। तो लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू, अच्छा ये जो पोल्स दिए हुए हैं नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो ये कैसे पोल हैं, अलग पोल हैं यानी अनलाइक पोल्स हैं। तो टू अनलाइक पोल्स, इनकी जो स्ट्रेंथ होगी यानी नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी सेम होगी किसके, तो साउथ पोल के, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ विच इज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई ये ऐसा बार मैग्नेट दिया हुआ है नॉर्थ से साउथ, तो कुछ ये डिस्टेंस पे होंगे। डिस्टेंस कितना हम लोग मानते हैं, 12 मानते हैं, हम भी मान लेते हैं। अब देखिए अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, जैसे हम लोगों ने चार्जेस में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में कि हमारा एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है। तो अभी हमने यहाँ बताया था कि तो नॉर्थ पोल का जो काम है यहाँ पे इस चैप्टर में, वो पॉजिटिव चार्ज का काम था इलेक्ट्रोस्टैट में। तो ये भी जो डिस्टेंस है ये भी 12 था वहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते थे, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखिए जैसे यहाँ साउथ पोल है यहाँ नॉर्थ पोल है, तो इसकी कुछ पोल स्ट्रेंथ मानते हैं। मान लीजिए ये दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है सेम है, हमने कहा कि जो पोल जो है इनकी स्ट्रेंथ इक्वल है, तो एम मान लिए, ये भी एम हो जाएगा। तो इनकी पोल स्ट्रेंथ की मल्टीप्लिकेशन विथ इनका जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 12, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी पी से जो डिनोट करते थे वो हम लोगों ने फाइंड किया था q इंटू 2l। सेम वही चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अच्छा, अगर इसकी यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट देखिए, ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। और एक ये जो लेंथ दिया हुआ है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो एम्पियर इंटू मीटर यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट यहाँ हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें क्लियर करने वाली। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब रही बात डायरेक्शन की, तो जैसे डायरेक्शन हम लोगों ने माइनस से प्लस लेके जाते थे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, सेम यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल अगर पॉजिटिव का काम कर रहा है तो साउथ पोल किसका काम करेगा, नेगेटिव का। तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा अगर निगेटिव से पॉजिटिव है यानी इसमें क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। तो ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि करेंट लूप जो होता है, एक करेंट लूप कैसे एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही आसान से टॉपिक होने जा रहा है। थर्ड टॉपिक क्या है, करेंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। करेंट लूप को हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो एक करेंट लूप का मतलब क्या है कि एक सर्कुलर हम लोग रिंग बना लेते हैं, सर्कुलर रिंग। अब इसमें करेंट का जो है फ्लो हो रहा है, करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, ये चीज़ है। अब ये बताइए सर्कुलर रिंग है, अगर सर्कुलर रिंग है और अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन कैसे करेंगे, थंब क्या करेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो अभी डायरेक्शन आई की तरफ है तो थंब ऐसे रखा। अब ये जो कर्ल कर रहे हैं, फिंगर को जो कर्ल कर रहे हैं, तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर सेंटर पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, आउटवर्ड आ रही हैं, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का मतलब क्या है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड की तरफ आना चाह रही हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ अगर इसके लिए देखें तो अगर ऐसे हम लोग देखें मैग्नेटिक, ये हमारा करंट का डायरेक्शन थंब के द्वारा, और फिर से यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड आ रही हैं। तो यहाँ पे भी अगर जैसे इसको देखिएगा, ये हम लोग टॉप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ये टॉप व्यू हमारा है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। अच्छा, ऊपर की तरफ आ रहा है। और अगर हम लोग एक बात सोचने की कोशिश करें, अगर हम लोग एक बार मैग्नेट से अगर कंपेयर करें, एक मिनट, अगर बार मैग्नेट से कंपेयर करें, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो हमने क्या देखा है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। और साउथ पोल से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो अगर ये देखें कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अगर कंपेयर करें इसमें कि कहाँ होगा, तो देखिए साउथ से नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये जो डायरेक्शन है यानी यहाँ कहीं नॉर्थ होगा और नीचे कहीं साउथ होगा। तो ऐसा कुछ हमारा एक बार मैग्नेट की तरह यहाँ पे मैग्नेट इस करंट लूप में एक फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ध्यान दें हम लोग तो एक करंट लूप की तरह ये जो मैग्नेट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हम लोग पोलैरिटी क्या समझ सकते हैं कि अगर ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है यानी नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नॉर्थ पोलैरिटी हो रहा है, नॉर्थ पोलैरिटी। और अगर वही क्लॉकवाइज करंट की बात करें, यानी अगर करंट के डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लेते, तो अगर क्लॉकवाइज लेते यानी करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अभी अंदर की तरफ जाती है यानी साउथ की तरफ जाती है। तो क्लॉकवाइज करंट के लिए साउथ की तरफ जाती, साउथ पोलैरिटी होती। तो ये डायरेक्शन है कि यहाँ कैसे फाइंड करना है और किधर किसकी पोलैरिटी होगी, तो ये चीज़ ध्यान देंगे आप लोग। तो हमें क्या समझना है कि करंट लूप कैसे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल हमने देखा हुआ है कि साउथ और नॉर्थ पोल के द्वारा जो है हमने मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं। तो वही सेम चीज़ अगर ये करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम लोग मान लें कि नीचे यहाँ कहीं साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, तो ये एक बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है।
यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर साउथ से नॉर्थ की अगर बात करें तो ये सेम चीज़ वही करंट लूप वही दिखा रहा है कि हाँ साउथ से नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका मतलब क्या है कि करंट लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ एक्ट कर रहा है, ये चीज़। अब अगर इससे क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला जानते हैं तो उससे हम लोग क्लियर कर लें। तो अभी हमने पीछे देखा है कि जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है सेम वैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये दोनों वैल्यू एकदम सेम है। जैसे कि डिस्टेंस ये L 2L का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यहाँ भी 2L का हुआ है। यहाँ चार्ज जो है इसके पोल स्ट्रेंथ के लिए लिया गया है, इसके चार्ज के स्ट्रेंथ के लिए, और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ के लिए M लिया गया है। यानी अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो दोनों सेम चीज़ें हैं एक तरह से कहने के लिए। अगर हम लोग करंट लूप लेते हैं, ठीक है, और करंट लूप में अगर ये r डिस्टेंस दूर अगर बात करें, अगर इसका लेंथ a है, इस रेडियस इस सर्कुलर लूप का अगर रेडियस a है तो r डिस्टेंस पे अगर हम लोग मैग्नेटिक वैल्यू अगर निकालें, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट P पे मान लीजिए निकालते हैं तो इस सर्कुलर करंट के मतलब करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक जो हम लोग चैप्टर पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया था u0/4π2 और आई ये होता है, ये एरिया है, ये करंट लूप है, ये चीज़ ध्यान देंगे, और यहाँ पे r का क्यूब होता है। ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था, इसको ध्यान देंगे। अगर ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर एक्सियल पॉइंट पे हम लोग किसी भी चार्जेस को रख के अगर एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं तो क्या होता है u0 यहाँ u0 1/4πε0 होता था, और क्या होता था 2 kp नहीं k तो यहाँ लिख दिए हुए 2p/r का क्यूब। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते थे वहाँ पे। डाइपोल मोमेंट डाइपोल अगर दिया हुआ है तो एक्सियल पॉइंट पे, और ये यहाँ पे आ गया एक्सियल पॉइंट पे सर्कुलर रिंग की तरह। तो एक बार अगर इक्वेशन को देखें तो ये देखिए, ये जो m=i ये जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, एक और फार्मूला होता है m=ia, ठीक है। मतलब ये करंट जो फ्लो हो रहा है I, और ये जो एरिया है इसका मान लीजिए अगर रेडियस r है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया भी होता है, ये भी एक फार्मूला होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग k मान लेते हैं, ठीक है, ये k हो गया 2, और क्या हो जाएगी m हो जाएगा बाई r का क्यूब। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अगर बात करें तो k 2p/r का क्यूब। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन की तरह है। k दिया हुआ है, यहाँ भी k है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में चर्चा है, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में चर्चा है, यहाँ r का क्यूब है, यहाँ r का क्यूब है, यानी दोनों इक्वेशन कुछ सिमिलरिटी प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्यों कंपेयर करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से। हमें अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताना है, अगर करंट लूप को, तो करंट लूप और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताइए। तो एक बात आप बताइए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्सियल पॉइंट पर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वैल्यू भी तो सेम होगी, क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के इक्वल हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे कंपेयर करना है तो सारे प्रॉपर्टी तो इक्वल नहीं होंगी, कुछ कंपेयर करना रहेगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन ये निकल सकता है कि मैथमेटिकल फार्मूले से ये प्रूफ होता है कि करंट लूप जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करता है। प्रूफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनने के लायक ही नहीं है, ऐसा टॉपिक है ये, तो इसको ध्यान देंगे ये। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 4 हमारा होने जा रहा है, तो लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कहाँ करेगा, तो ऑर्बिट में। तो ऐसा हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, ये हम लोग एक ऑर्बिट फॉर्म कर लेते हैं। इसमें मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ये दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हो रहा है। अच्छा, अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि करंट का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये चीज़। अब देखिए,
अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अगर करंट का जो डायरेक्शन दिया हुआ है, जैसे ये करंट का डायरेक्शन होगा, तो करंट के डायरेक्शन में अपने चारों उंगलियों को उधर रखेंगे और जिधर थंब पॉइंट करेगा वो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो अगर ये इस पॉइंट पे बात करें तो करंट का डायरेक्शन ऐसे कुछ चारों फिंगर से दिखा रहे हैं और ये थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। यानी इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ये चीज़ है। अब देखिए, अगर रेडियस r है, ये इलेक्ट्रॉन अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो वैल्यू आती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट u से भी डिनोट करते हैं और m से भी डिनोट करते हैं। तो u की जो वैल्यू आती है वो होती है e जो चार्ज है, v जो इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और r जो रेडियस दिया हुआ है बाई 2। और ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई है ये किसके वजह से आई है, तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो उसको ऑर्बिटल मोशन कहेंगे। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आ रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल की जो वैल्यू आ रही है वो u=EVR/2 ये वैल्यू आती है। तो ये एक आसान सा टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस आते हैं, तो इसको आप लोग न्यूमेरिकल जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, या फिर अगर मेरे वीडियो को देखेंगे केस स्टडी वाले तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आसान सा टॉपिक था, इसको आप लोगों को केवल फार्मूला ये याद रखना है, वहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे आप लोग कर सकते हैं ये चीज़ें। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, बार मैग्नेट को अब हम लोग सोलेनॉइड से कंपेयर करने वाले हैं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। मतलब बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का कंपेयर करके हम लोग ये चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही हैं, एक दूसरे की तरफ है। तो मान लीजिए बार मैग्नेट, जैसे ये हमारा एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ये साउथ का पोल, यहाँ नॉर्थ का पोल। और एक सोलेनॉइड की बात करें तो एक सिलेंड्रिकल ऐसा फॉर्म होता है, और इसमें क्या होता है, करंट का जो है फ्लो होता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ऐसे करंट का जो है फ्लो हो रहा है, ये लूप का फॉर्मेशन हुआ है और इसमें करंट मान लीजिए फ्लो हो रहा है ऐसे, इसको ध्यान देंगे। और ये मान लीजिए कहीं हमारा बैटरी से कनेक्टेड है, ये चीज़ें क्लियर करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है, तो पहली कंपेयर करना है कि हाँ बार मैग्नेट सोलेनॉइड के इक्वल होता है। तो देखिए, अगर इस मैग्नेट को हम लोग अर्थ के सरफेस पे अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है कि हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है। सेम चीज़ यही है सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड को अगर हम लोग फ्रीली मूव मतलब छोड़ दे ऐसे ही रख दे अगर, तो होता क्या है कि ये भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है। यानी ये दोनों एक ही पोलैरिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ एक ही हैं। कंपेयर करने के लिए तो हम लोग कह ही सकते हैं कि हाँ ये दोनों चीज़ जो है वो एक ही हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे बार मैग्नेट का कंपेयर करना है सोलेनॉइड से, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है कि हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाता है, जैसा किसके लिए होता है, ये बार मैग्नेट के लिए होता है। ये बार मैग्नेट है, ध्यान देंगे, और ये सोलेनॉइड होता है। तो देखिए अब क्या लिखेंगे इसके बारे में, ये चीज़ क्लियर करते हैं। तो देखिए लिखेंगे सोलेनॉइड ऑलवेज कम्स टू रेस्ट मतलब किस डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है, तो उस डायरेक्शन में मतलब आगे रुक जाएगा। तो सोलेनॉइड ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये कैसा किसके सिमिलर है, विच इज़ सिमिलर टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो ये तो पहली चीज़ थी। अब देखिए बार मैग्नेट हमें पता है कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा, रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी शो करेगा। सेम कंडीशन है कि सोलेनॉइड भी क्या होता है, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी शो करेगा और रिपल्सिव प्रॉपर्टी। तो इससे भी हमें क्या कंपेयर करने को मिल सकता है कि हाँ ये दोनों चीज़ एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो ये भी लिखेंगे कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टीज आर सेम।
दोनों के लिए सेम है। अब देखिए ये तो रहा कि हाँ ऐसे हम लोग थ्योरेटिकल बोल रहे हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट मिल जाए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकल ये बताया था कि करंट लूप कैसे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो अगर एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाए इन दोनों के लिए कोई जो हो वो सेम हो जाए, तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन का जनरेट प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ से इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे और यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे कि ये हमारा बार मैग्नेट दिया हुआ था, यहाँ साउथ पोल यहाँ नॉर्थ पोल, ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा सोलेनॉइड दिया हुआ था, सोलेनॉइड दिया हुआ था और ऐसे करंट का जो है वो करंट जो है इस पर करंट जो है वो फ्लो हो रहा था, ठीक है। और ये मान लीजिए अगर ये हमारा बैटरी से कनेक्टेड है तो ये चीज़। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये मिड पॉइंट ओ मान लें इस कंडक्टर का, और अगर आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें, सेम कंडीशन इस पॉइंट को ओ मान लें और इस पे भी आर डिस्टेंस दूर, यानी इस पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट पे पॉइंट पी पे अगर आर डिस्टेंस दूर है ये पॉइंट, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें और इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें, फाइंड करें, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखिए बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको पढ़ना ही नहीं है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के लिए एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है u0/4π2m/r³। अब ये m क्या है, तो m है जो करंट, m इक्वल टू आई है, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है इनटू, अगर एरिया की बात करें यहाँ पे कंडक्टर के लिए एरिया क्या हो जाएगा, ये πr², अगर रेडियस r है तो रेडियस a हो जाए तो πa², जो भी हो वो चीज़ क्लियर नहीं करना है। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ बोल सकते हैं, मान लीजिए 12 लेंथ का है तो ये चीज़ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम आती है इन दोनों के लिए। अब इसके लिए तो हमें पढ़ना नहीं है, इसीलिए ये बताया जा रहा है, ये दोनों के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है किसी पॉइंट पी डिस्टेंस दूर ये सेम आती है। तो यहाँ से ये क्लियर मिल रहा है कि हाँ बार मैग्नेट एक जो है वो सोलेनॉइड की तरह एक्ट करता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग अर्थ के मैग्नेट के बारे में, अर्थ का जो मैग्नेटिज़्म की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। कि अर्थ हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि अर्थ भी कैसा है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो कौन सा टॉपिक है ये अब हम लोग का, ये टॉपिक है 6, टॉपिक नंबर ये 6 है और ये लास्ट टॉपिक भी है। इससे मैग्नेटिक एलिमेंट की जो है इसमें बातें कर लेंगे तो वो लास्ट टॉपिक हो जाएगा। तो अब क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड किसके बारे में, तो अर्थ के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़े बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अर्थ जो है एक खुद ही एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, विलियम गिलबर्ट। और उन्होंने 1600 में ये दावा किया कि अर्थ जो है वो एक ह्यूज मैग्नेट की तरह है, यानी अर्थ इटसेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट। अब उन्होंने केवल सेंटेंस दिया, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बताया नहीं, कि जैसे हम लोग भी कोई चीज़ अगर बताते हैं तो उसका रीज़न बताना पड़ता है। तो जो विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट की तरह काम करता है। और उन्होंने किस बात पे इस हाइपोथेसिस को रखा, तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ये अगर अर्थ हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये अर्थ है, तो होता क्या है कि कहीं जियोग्राफी नॉर्थ पोल क्या होता है, यहाँ पे होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जिसको बोलते हैं NG। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा, जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो उन्होंने क्या कहा कि एक मैग्नेट जो है, एक मैग्नेट अर्थ में जो है अंदर की तरफ है, और वो मैग्नेट क्या है, उस मैग्नेट में जो है साउथ पोल जो है वो कहीं जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, और जो नॉर्थ पोल है उस मैग्नेट का वो जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए ये साउथ पोल यहाँ है, ये नॉर्थ पोल है, तो हमेशा क्या होता है कि जो साउथ पोल, पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि ये जो साउथ पोल है इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल,
एम से लिख रहे हैं यानी मैग्नेटिक, और एस लिख रहे हैं तो साउथ पोल। और यहाँ पे जो ये नॉर्थ पोल है इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहेंगे। ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये चीज़, अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि अगर हम लोग कोई भी मैग्नेट को लेते हैं, मैग्नेट लें या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो अगर उस मैग्नेट को लेंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होने की कोशिश करेगा, अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है। हमने जैसे बार मैग्नेट पढ़ा हुआ है, बार मैग्नेट, तो उसमें क्या बताया गया, बार मैग्नेट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि सोलेनॉइड ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो क्या होता है, ये बार मैग्नेट भी कैसे शो करता है कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है। तो उन्होंने यही चीज़ क्लियर किया कि कोई भी अगर सब्सटेंस हम लोग रखते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब इसको लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे कि अगर कोई भी हमारा नीडल रखते हैं, मान लीजिए मैग्नेटिक नीडल की अगर बात करें, तो मैग्नेटिक नीडल अगर रखते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। तो ए फ्रीली सस्पेंडेड नीडल ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ये भी एक मैग्नेटिक एलिमेंट की क्या है, ये भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि हाँ कोई मैग्नेट होगा, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये चीज़ है कि हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये जो अगर अर्थ का जो ये मैग्नेटिक मटेरियल जो दिया हुआ है, मैग्नेटिक मटेरियल कहें या फिर ये जो अर्थ में जो ये मैग्नेट रखा हुआ है, ये हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। ये साउथ है तो अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, तो नॉर्थ में आने की कोशिश किया, और ये नॉर्थ साउथ की तरफ, तो ये क्या हो रहा है, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है अगर ये नीडल की बात करें तो ये चीज़ है। अब देखिए ये तो रहा पहला पॉइंट। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक होता है न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रल पॉइंट। तो वहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ की सरफेस पे भी न्यूट्रल पॉइंट है। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे आया होगा, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकल रही हैं, उस सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। अगर अर्थ का कोई, अर्थ भी है, अर्थ का भी कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, तो उस पॉइंट पे क्या हो गया होगा, वहाँ पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है अपोजिट हो गई होगी और 0 हो गई होगी। तो इसीलिए न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इस मैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, जिससे जो है 0 हो जाती है। न्यूट्रल पॉइंट इसी को कहते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। तो क्या लिख सकते हैं कि when we draw field lines across, तो when we draw field lines across a magnet, across a magnet नहीं, across a point लिखेंगे। अगर किसी पॉइंट पे अगर बात करें, across a न्यूट्रल पॉइंट की अगर बात करें, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कैंसिल्ड बाई अर्थ मैग्नेटिज्म। मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक जो वैल्यू होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो अपोजिट हो गई होंगी और वहाँ पे 0 हो गया तो न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ये 2 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझने के लिए है कि कोई भी अगर हम लोग सब्सटेंस जो है अगर रख देते हैं, मतलब कोई भी सब्सटेंस, आयरन सब्सटेंस जो भी हो, लोहे के समान, तो अगर रख देते हैं ज़मीन में, अगर रख देते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं कॉन्सेप्ट का जो है इन्वॉल्व नहीं। अब देखिए कॉज क्या है, आखिर अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उसका कॉज क्या है, ये चीज़ क्लियर करेंगे। तो इसके लिए बताया था प्रोफेसर जो हैं, एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर उनका नाम था ब्रैकेट। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ भी एटम से मिलकर बना हुआ है, यानी एटम्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो होंगे वो क्या है, वो चार्ज हैं। अब इन्हीं चार्ज के द्वारा क्या होगा, करंट का फॉर्मेशन होगा, करंट फॉर्मेशन होगा। और करंट हमें पता है कि अगर
कोई भी अगर अर्थ रोटेट भी करता है अपने एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, अगर ये एक्सिस है तो एक्सिस से क्या करेगा, रोटेट करता है, हमें पता है। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग कोई भी, मान लीजिए ये सब्सटेंस है, अगर अर्थ को हम लोग एक सब्सटेंस मान लें, तो अगर करंट कैरिंग कोई भी सब्सटेंस है और अगर वो रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करने का मतलब वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो यही कॉज है, यही बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे चार्ज, ये दोनों क्या है, एक चार्ज हैं। चार्ज मतलब चार्ज होगा तो वहाँ पे करंट का फॉर्मेशन होगा और करंट होगा, और अगर रोटेट कर रहा है ये अपने एक्सिस के अलोंग अर्थ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा। और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस ही जनरेट करता है। तो ये चीज़ें थी कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ के बारे में हम लोग समझना था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से कंप्लीट होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या समझना है हम लोग को कि अर्थ किसी भी पॉइंट पे हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही फाइंड करनी है किसी भी अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ें क्लियर करना है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग यहाँ बढ़ने से पहले हम लोग 2-3 एक्सिस के बारे में जान लेते हैं, जो प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं वो चीज़। देखिए, हमने बताया कि ये नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये जियोग्राफिकल साउथ है। तो ये क्या होगा, ये अगर एक प्लेन की तरफ माने, प्लेन की तरफ 3D इमेजिन करें कि हम ये हमारा ऐसे अर्थ दिया हुआ है, तो अगर एक प्लेन से इंटरसेक्ट करें, डिवाइड करें प्लेन से, तो क्या होगा, कुछ ऐसा प्लेन का फॉर्मेशन होगा। इस प्लेन को बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन कौन सा प्लेन है, जो नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को एक डिवाइड करे, ये चीज़ें, ये ध्यान देने वाली है। अब यहाँ से जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल होगा, तो यहाँ से भी एक प्लेन होगा, एक प्लेन ये भी होगा। तो अब ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ध्यान देंगे, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसको क्लियर करेंगे। अब देखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि ये मैग्नेट दिया हुआ था यहाँ पे, तो इसलिए मैग्नेटिक, और जो ये प्लेन दिया हुआ है इसको मेरिडियन बोलेंगे। अगर इसके एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो इसलिए इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। अब देखिए, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये कुछ एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। ये एंगल यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ठीक है, थीटा एंगल दिया हुआ है। अब इन्हीं जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का यूज करके एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले ये चीज़ जानना जरूरी था कि जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, अर्थ की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होती है। यानी अर्थ की अगर अर्थ मैग्नेट की अगर बात करें, अर्थ मैग्नेट की अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की अगर बात करें, तो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन यानी में ही होने वाली है। ये चीज़ एकदम ध्यान देंगे। ये MCQ में भी आ सकता है, एक इम्पॉर्टेंट MCQ बन के आ सकता है कि किस मेरिडियन में जो है, कौन से प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की जाती है, तो वो कौन सा प्लेन होता है, तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। ध्यान देंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अर्थ के बारे में अगर हमें किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके एलिमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप। तो लिखेंगे, पहला जो इसमें टाइप होगा उसको कहेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। समझेंगे हम लोग मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या होता है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन को अगर समझें तो ये जियोग्राफिकल मेरिडियन यानी जियोग्राफिकल पोल और ये मैग्नेटिक मेरिडियन यानी मैग्नेटिक पोल के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरा जो पॉइंट है वो एंगल ऑफ डीप, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा कहें इसको डेल्टा कह सकते हैं, ये डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है। अब ये जो है फिगर हम लोग बना लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए ये दिया हुआ है जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है और यहाँ से कुछ एंगल पे ये मैग्नेटिक मेरिडियन दिया हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन।
तो हमें एक चीज़ पता है कि इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बन रहा है वो थीटा, यानी कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये हो गया। एंगल ऑफ डीप क्या होता है? तो एंगल ऑफ डीप अभी हमने बताया कि ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इसी में अर्थ मैग्नेट की वैल्यू होती है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर किसी एक पॉइंट पे अगर मतलब निकालना चाहे मैग्नेटिक मेरिडियन में, अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए अगर निकालना चाह रहे हैं वैल्यू, तो उस पॉइंट में मान लीजिए वैल्यू हो गई बी। अब ये जो कंपोनेंट होगा, मान लीजिए बी हो गया, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ये बी एच, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ये कंपोनेंट इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये हो जाएगा बी एच, यानी अर्थ मैग्नेटिक। तो थर्ड पॉइंट भी यही होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बी एच से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर ये तीनों चीज़ दिया हो तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी हो गई। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ना चाहें, तो कंपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू अगर लिखना चाहें बी एच की वैल्यू, तो बी एच की वैल्यू हो जाएगी बी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, ये एंगल ऑफ डीप अभी तक हमने नहीं बताया है। तो एंगल ऑफ डीप क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड का बीच का जो एंगल होता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये एंगल ऑफ डीप हो गया। अब देखिए, अगर एंगल ऑफ डीप ये है और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, तो अगर हम बी एच की वैल्यू लिखना चाहे तो बी कॉस डेल्टा लिख सकते हैं। बी वी की वैल्यू लिखना चाहे तो बी साइन डेल्टा ये भी लिख सकते हैं, बी वी की वैल्यू। क्योंकि डेल्टा जिधर रहता है, जिसके साथ कंपोनेंट फॉर्म में रहता है, उसी के साथ कॉस का वैल्यू लिखते हैं, और जिधर नहीं रहेगा उधर साइन के साथ लिखेंगे। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर मान लें ये बी वी है, इसको अगर ये भी हम लोग लिखना चाहे तो बी वी लिख ही सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये दिया हुआ है, और ये तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं? बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी दिया हुआ है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर एंगल ऑफ डीप दिया हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, तो भी बी की वैल्यू फाइंड हो सकती है। और देखिए, इन्हीं दो फार्मूले का यूज करके एक फार्मूला और आता है, उस फार्मूले को क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए इसको डिवाइड कर दिए, बी एच बाई बी वी लिखेंगे, तो बी एच बाई बी वी क्या हो जाएगा? ये बी से बी कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा? कॉस डेल्टा बाई साइन डेल्टा, यानी ये क्या होता है? कॉट डेल्टा। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से कुछ भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फॉर्मूले कैसे याद रखें? सबसे आसान बात, फार्मूला अगर याद हो जाए तो बहुत आसान है। तो देखिए, अगर आपने ऐसे पढ़ा हुआ है कि बी एच और बी वी, कई लोग क्या समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एच पढ़ते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को वी पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें भी ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बी एच और बी वी को ध्यान रखें, तो देखिए, अगर ए बी सी डी जैसे याद तो होगा, ये अल्फ़ाबेट लेटर जो भी हैं याद होंगे। तो ये अगर सी है, कॉट डेल्टा की बात करें, तो बी एच आ रहा है, यानी एच आ रहा है। ए बी सी डी में पहले एच आता है, वी जो है लास्ट में आता है। तो अगर सी आ रहा है तो एच आ जाएगा। मतलब अगर अल्फ़ाबेटिकल ट्रिक अगर हम लोग अपनाएं, तो सी है तो एच आ जाएगा। और अगर 10 डेल्टा अगर लिखते हैं इसको, तो 10 डेल्टा कैसे लिखते? 10 डेल्टा को उल्टा लिख देते, बी वी बाई बी एच। ठीक है, तो फॉर्मूले में जो है वो थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि क्या 10 डेल्टा बराबर बी वी बाई बी एच था या फिर बी एच बाई बी। तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कॉट लिख रहे हैं, यानी ए बी सी डी में सी आता है पहले 10 से पहले, ठीक है, तो सी लिख रहे हैं, तो एच और बी में भी पहले क्या आता है? ए बी सी डी में एच आता है। तो कॉट लिखेंगे तो बी एच हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे? बी वी लिख देंगे। अगर 10 की बात करें तो बी वी आ जाएगा पहले, और बाद में बी एच आ जाएगा। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इससे ज़्यादा तो बाहर कहीं कुछ आने वाला नहीं है। अब इसमें न्यूमेरिकल बहुत आसान आते हैं। अगर ये जो है चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आसान सा चैप्टर है, और अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए ये चैप्टर जो है पूरा क्लियर होना चाहिए। तो मैंने इस
पूरे चैप्टर को जो है क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके कोर्स को ज़रूर कंप्लीट कराया जाएगा। और अभी वीडियो आने वाला है फिर से, वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल पे, सब कुछ आपको कराया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।